नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करें कुछ बड़ी खबरों की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर लखनऊ हाईवे नेशनल हाईवे 232 पर एक बार फिर से सड़क हादसा हो गया है। इसी हादसे के चलते तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने साइकिल से जा रहे दो मजदूरों को रौंद दिया। मौके पर हुई दोनों मजदूरों की मौत, जिसके बाद सड़क हादसे के बाद सड़क किनारे ये डंपर भी पलट गया है। बताया जा रहा है कि जो चालक था वो मौके से भाग निकला। मृतक दोनों मजदूरों के पास स्थित के ईंट के भट्टे से काम करके वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपने गांव मानपुर मजरे बड़ा गांव जा रहे थे। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हुए। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया है। दोनों मृतक एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील स्थित अनुश्री मैरिज हॉल के पास की यह घटना बताई जा रही है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। इसी के चलते मुख्तार की पत्नी अफजा अंसारी के नाम की गई जमीन को कुर्क कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मऊ पुलिस ने अफजा अंसारी की 3,50,00,000 की जमीन को कुर्क कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कार्रवाई की गई। कुर्की की और कार्रवाई की खबर गाजीपुर से सामने आई है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का यह शिकंजा कसा है। इसी क्रम में मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी की जमीन को कुर्क किया। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया है और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मुख्तार की पत्नी अफजा अंसारी के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी, जो कि जमीन थी, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में है और ये कुर्की की कार्रवाई शेखपुर में ही की गई है। ये श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी की संपत्ति है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति है। अराजी संख्या 70 शेखपुरा, लगभग 235 एकड़, बाजारू मूल्य इसका करीब 3.5 करोड़ है। ये मुकदमा अपराध संख्या 8/22 गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। दक्षिण टोला के मुकदमे में मऊ के, उसी के तहत इनकी धारा 14(1) के तहत संपत्ति मऊ के जिलाधिकारी महोदय के कल के दिनांक 21/6/2022 के आदेश। और रायबरेली में बदमाशों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि ताजा मामला सामने आया है ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कोटिया चित्रा गांव से, जहां मंदिर के दर्शन करने के बाद घर जा रहे ग्राम प्रधान नरेंद्र यादव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। बाइक सवार हमलावरों ने ग्राम प्रधान की कार के सामने से उसे गोली मारने की कोशिश की। गोली लगी भी, लेकिन गोली लगने से प्रधान नरेंद्र यादव की कार के सामने का शीशा टूट गया। जानलेवा हमले के बाद ग्राम प्रधान की जान बाल बाल बची, तो वहीं गोली मारने के बाद से हमलावर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित प्रधान ने गांव के ही नामजद एक और अज्ञात के खिलाफ ऊंचाहार कोतवाली में तहरीर दी है और इस मामले में अब कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे रायबरेली का, जहां मामूली विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया और इसी संघर्ष के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बता दें कि छोटे भाई ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले से बड़े भाई बद्री प्रसाद और उसकी पत्नी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को अस्पताल भेजा गया। यहाँ बद्री प्रसाद की हालत काफी गंभीर हो गई है, जिसके कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तो वहीं यह घटना डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलावरपुर गांव की बताई जा रही है। रायबरेली में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इस बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए। बता दें आपको कि ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से नशे के कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में युवाओं को नशे की लत लगवाने वाले संगठित गिरोह और सक्रिय हो गए हैं। खुलेआम स्मैक की बिक्री हो रही है। साथ ही साथ जिले में गली और मोहल्लों में खुलेआम नौजवानों को गांजा और स्मैक पीने का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में ये दो युवा हैं जो कि तस्करी किए गए जो स्मैक और गांजा है उसका सेवन कर रहे हैं। बता दें कि मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर विहार कॉलोनी का यह मामला है, जहां युवाओं द्वारा स्मैक पीने का वीडियो वायरल हो गया है।
और इस बीच रायबरेली में दबंगों द्वारा एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ये दबंग इंसानियत और मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो बताने के लिए सक्षम है कि दबंगों को ना पुलिस का कोई खौफ है, ना कानून का कोई डर। आपको बताते चलें कि सरेनी थाना क्षेत्र के गोपाली खेड़ा मजरे सागर खेड़ा गांव की एक घटना है, जहां दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ईंट से महिला पर दबंग पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं नीली शर्ट में ये दबंग है जो कि महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है और बुरी तरह से इन महिलाओं को पीटा जा रहा है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सोनभद्र से खबर सामने आ रही है। शासन की मंशा के अनुसार नगर सीमा के क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्गों और सार्वजनिक मार्गों पर पटरियों और नालियों पर किए गए अतिक्रमणकारियों को हटाने का कार्य किया गया। इस बीच उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में अमवार मोड़ से यह अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान नेशनल हाईवे के किनारे नगर पंचायत द्वारा लगाई गई रेड क्रॉस तक के टीन शेडों को ज्यादातर हटाया गया है, तो वहीं कहीं कहीं खपरेल के सेट को भी हटा दिया गया है। हल्के फुल्के निर्माण को तोड़ा गया है और अतिक्रमण हटाने के दौरान शुरुआती दौर में आसानी से अतिक्रमण हटते गए, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने का काम आगे बढ़ा, वैसे वैसे जगह जगह पर नगरवासियों द्वारा प्रशासन का जमकर विरोध हुआ। कोतवाली के सामने दुद्धी बस स्टैंड पर स्थित सामूहिक जो प्रमुख स्थान है, वहां पर आसपास के अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कुछ नगर वासियों ने अपना अतिक्रमण भी हटा लिया और नगर पंचायत स्थानीय निवासी भाजपा नेता सूरज देव सेठ ने कहा कि आज जो बाबा का बुलडोजर चला है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर चला है, लेकिन नगर प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर प्रशासन द्वारा जो सड़क के दोनों किनारों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगाया गया था, उस सीमा से ज्यादा सीमा तक बुलडोजर चला। इससे नगर वासियों में काफी आक्रोश है। तो इन नगर वासियों का यह भी कहना है कि नगर पंचायत में जो चल रहा है वो गरीब और कमजोर लोगों पर चल रहा है। भू माफिया पर बाबा का बुलडोजर अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं चलाया जा रहा? जब न्याय की तलवार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इन सभी साथियों के ऊपर भी बराबर चलाई जानी चाहिए। मामला बुलडोजर चला वो सब ठीक है, लेकिन आम जनता का रोष भी है कि पहले जो अतिक्रमण किए हैं सरकारी जमीनों पर, पहले उसको हटाया जाए। जो बिल्डिंग बना करके छत ढाल करके लोग हैं, और जो यहाँ का हाथी खाना है और क्या बोलते हैं टाउन हाउस का मामला है, ये सब पहले उनको देखना चाहिए, तब छोटे वर्ग को झुग्गी झोपड़ी हटाना चाहिए। देखिए, बुलडोजर चलना जो पट्टी के ऊपर मतलब अलग अपने मकान के सामने जो छज्जा लगाए हुए थे और हटा लोगों का, और कुछ लोगों का ही हटा और गरीब लोगों का ही हटा। माफिया और जैसे उस तरह के दबंग लोग हैं, जैसे कि सरकारी भवनों सरकारी जमीन पर भवन बना के अपना दुकान चला रहे हैं। नगर पंचायत ऑफिस का रास्ता भी और ऑफिस भी मौरिया पोखरा के बंधे पर बंधा हुआ है। और ये कांजी हाउस, समीम अंसारी और भी हाथी खाना, मतलब बहुत से सरकारी जगह ऐसे हैं जो नहीं हटा और न हट पाएगा, इसलिए कि लोगों का प्रभाव इतना है कि अपना मनमानी लोग। तो इस बीच जौनपुर में भीषण हादसा हो गया है। इसी की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चाय बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई, जिसके कारण आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवचली बाजार की बताई जा रही है। और करेंगे अगली खबर का। कानपुर देहात में बुजुर्ग ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि न्याय न मिलने की वजह से बुजुर्ग ने तहसील में ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि समय रहते सुरक्षाकर्मी ने बुजुर्ग किसान को फांसी लगाते देखकर दौड़कर पकड़ा, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। बता दें आपको कि आए दिन बुजुर्ग तहसील के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। और इसी बीच इस घटना से तहसील के अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई है। तहसील सिकंदरा क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर ये बुजुर्ग किसान
तहसील पहुंचा, लेकिन जब न्याय नहीं मिला और अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशान होकर बुजुर्ग ने तहसील परिसर में ही आत्महत्या करने की कोशिश की है। और देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश के बाद तबाही मची है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम है, जहां बाढ़ का खतरा है और बाढ़ से बुरा हाल हो चुका है, तो वहीं असम पूरी तरह से डूब चुका है बाढ़ में। सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। ये बहाव इतना ज्यादा है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल है। गाड़ियां तक बह रही हैं और असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। गांव दरिया बन गए हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है, लेकिन इस बीच असम के चिराग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए नजर आए। उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही जवान इन लोगों के साथ किसी देवदूत से कम नहीं, क्योंकि एक एक कर जवानों ने भी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें कि चिरांग ही नहीं बल्कि असम के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही हाल है। इस बीच बोंगई गांव में भी घरों में पानी घुस चुका है। पानी के बीच पूरा परिवार कैद हो गया। इस गांव में भी ऐसे कई घर हैं और ऐसा कोई घर नहीं बचा जो पानी में ना डूबा हो। लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर है। असम में बाढ़ की बहाली को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने नागांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अफसरों को सावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह समय सतर्क रहने का है और एक बैठक भी इस दौरान की गई अफसरों के साथ, जहां उन्हें निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि विगत एक सप्ताह से कोविड के नए केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है, लेकिन वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 3,257 हो चुकी है। विगत 24 घंटों में ही 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए और 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 352 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए और 3,082 लोग घर पर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि यह समय सतर्क और सावधान रहने का है। सीएम ने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। सभी अस्पतालों में चिकित्सालय उपकरणों की कार्यशीलता, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख ली जाए। आवश्यक दवाइयों के साथ साथ मेडिसिन किट भी तैयार किए जाए और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाकर जाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए। इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है। 33 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18 साल से अधिक आयु वर्ग की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 96% से अधिक वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग की बात करें तो 15 से 17 आयु वर्ग के 99.27% किशोरों और 12 से 14 आयु वर्ग के 94.55% से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज भी दिए गए और बूस्टर डोज दिए जाने में अब और तेजी की अपेक्षा की गई है। बच्चों को दूसरी डोज भी समय से दी जाने के लिए निर्देश दिए गए। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत आज मैदान में मतदान करवाया जाएगा। ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जहां मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। ये दोनों सीटें प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। आपको बता दें कि दोनों ही यूपी विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद लोकसभा की अपनी सीटों से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र सपा के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसीलिए इस सीट पर होने जा रहा उपचुनाव सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी ओर बात करें रामपुर की, तो रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभावी क्षेत्र बना रहा और इस बार पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा भी उन्हें ही सौंपा था।
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भी चुनावी रैली में हिस्सा नहीं लिया। कन्नौज में बुधवार को भी संवाददाताओं के साथ बातचीत हुई और दावा किया गया कि उनकी पार्टी ये दोनों ही सीट जीत रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया है। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब हर दिन अस्पतालों में भर्ती 10 मरीजों से बात करेंगे और फोन पर बात करके मरीजों का हालचाल जाना जाएगा। दरअसल इस योजना का नाम है स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा। यूपी सरकार की कोशिश है कि मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। डिप्टी सीएम पाठक के पास स्वास्थ्य विभाग है और उन्होंने अब मरीजों से संवाद का काम भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें वो लोगों से तरह तरह के सवाल पूछेंगे और उनका हाल जानेंगे। इस बीच फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इस मामले में 30 जून तक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन एसटीएफ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान के बाद अभी तक 176 के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसटीएफ ने इस बात पर सूचना न मिलने के साथ आशंका जताई है कि आरोपियों को बचाव का मौका दिया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने कई 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने के निर्देश दिए। निदेशक डॉक्टर ने पत्र जारी कर कहा है कि एसटीएफ ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में साक्ष्यों को खत्म किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी आशंका जताई गई कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश की कमियों के कारण आरोपित शिक्षक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके बेफिक्र नौकरी कर रहे हैं। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रभावी पैरवी नहीं कर रहे। इसी क्रम में निदेशक ने 30 जून तक एफआईआर कराने के साथ ही मामले में न्यायालय के वादों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।